हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो यूपीएससी है इसका ईपीएफओ के एग्ज़ाम में जो भी कंप्यूटर के सवाल आता है, आज हम लोग उसका कंप्लीट एनालाइज़ करने वाले हैं कि जो यूपीएससी है, अपने ईपीएफओ के एग्ज़ाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन कैसे पूछती है। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए, जो अपना 30 नवंबर को ईपीएफओ का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ-साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है, आप लोग देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन है और आपको देखने में अगर आपको नहीं पता है, तो ये इतना टफ लग रहा होगा कि शायद ही आप इसको सॉल्व कर पाएँ और आप कितना भी माथा-पच्ची कर लें, इसको आप नहीं सॉल्व कर पाएँगे। परंतु आपको बस छोटी-सी बात अगर पता है, तो आप इस क्वेश्चन को इतनी ईज़िली तरीके से कर पाएँगे। और ढाई नंबर का, आप लोग जानते होंगे एक क्वेश्चन कितने का होता है? ढाई मार्क्स का होता है। जो अपना ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है, उसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और दो 300 मार्क्स के टोटल होते हैं। तो यानी कि एक क्वेश्चन जो हो गया, ढाई मार्क्स का हो गया। तो अगर आपको इसमें बस छोटी-सी अगर बात पता होती, तो आपको इसका आराम से आंसर दे पाते। कैसे? बस आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो कंप्यूटर होता है उसमें जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस का मतलब कि एक जो मतलब कि उसकी एड्रेस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की लाई होती है। तो अगर आपको पता होनी चाहिए 0 से लगा करके इसकी जो वैल्यू होती है 255 तक लाई होती है। यानी कि जो सिंगल-सिंगल 3 डिजिट है, यहाँ पे क्या होगी, 0 से लगा करके 255 तक जाएगी। तो अगर आपको बस इतना सा पता होता, तो आप इसका आराम से आंसर निकाल पाते। तो आप चारों में देखिए और इसमें कौन-सा ऐसा है जो 255 से ज़्यादा गया है। तो अगर आप चारों को देखेंगे, तो बहुत ईज़िली आप देख पाएँगे कि ये हमारा जो बी वाला आंसर है, यानी कि इसमें देख रहे होंगे कितना है, 710 दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें से कौन-सा आईपी एड्रेस नहीं हो सकता? बी नहीं हो सकता। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये सवाल जो था हमारा कितना ईज़ी और कितना नॉर्मली था। बस आपको अगर इतना डाटा पता होता कि 0 से लगा कर 255 तक की जो है आईपी एड्रेस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारा बी होगा। और बस छोटी-सी जानकारी आपको क्या, ढाई मार्क्स जो है अन्य एस्पिरेंट से एक्स्ट्रा ले जाएगी। और साथ ही साथ क्या, आपको जो नेगेटिव मार्किंग होती है, वो तो बचाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते होंगे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आया फिर से। जी, आप देख रहे होंगे कि इसमें पूछा गया है जो हमारा दशमलव समतुल्य क्या होगा? यानी कि जो हमें दिया है, ये दशमलव दिया है, इसको हमें मतलब कि चेंज करना है। तो अब इसको इसको कैसे चेंज करेंगे? यानी कि जो हमारी नंबर सिस्टम होते हैं उसमें चेंज करने के लिए पूछता रहता रहता है। जैसे कि हमारा डेसिमल को कहता है कि बाइनरी में चेंज कीजिए, बाइनरी को डेसिमल में कीजिए। कभी-कभी कहता है ऑक्टाडेसिमल को मतलब कि बाइनरी में चेंज कीजिए। इस प्रकार से हर साल आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर साल मिलने ही मिलने हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? इस वीडियो में हम लोग केवल वही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि हम लोगों ने अभी लिया है। इसमें हम लोग कंप्लीट नंबर सिस्टम मतलब कि जो कि इसका है, जैसे कंप्यूटर का जो हमारी नंबर सिस्टम का चेंजेस होती हैं, वो कंप्लीट अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके ऊपर एक हम लोग सेपरेट वीडियो बना लेंगे कि उसमें कंप्लीट जितने भी मतलब कि दशमलव प्रणाली होती है, डेसिमल होती है, हेक्साडेसिमल होती है, या फिर जो भी हमारा ऑक्टल होती है, उसके कंप्लीट को हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? आप लोग पहले तो क्या कीजिएगा, जो नंबर जो दिया हमारा है, इनको पहले एक बार लिख लीजिए। क्या लिखने में? 1, 1, 0, 1। अब इसके बाद में क्या कीजिएगा, इसको हमें किसमें चेंज करना है? कहा दशमलव। इसका हमें क्या करना है? दशमलव, यानी कि दशमलव में आप लोग जानते होंगे 0 या 1 होता है। तो यानी कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि पॉइंट वाला जो है, तो वैसे अगर नॉर्मल होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई में करते हैं, परंतु पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे डिवाइड में? 2, सभी के नीचे 2 लिख देंगे, सभी के नीचे 2 लिख देंगे, सभी के नीचे 2 लिख देंगे। और पहली बात हमारी, उसके बाद में हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सॉरी, पीछे से नहीं, कहाँ से, आगे से ही। तो आगे से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे और नंबर देना स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 और 4, यानी कि पावर हम लोग चढ़ाएँगे। उसके बाद में इस वाले को तो काट ही दीजिए क्योंकि ये तो हमारा पहले से ही 0 है। अब इसको सिंपली आगे हल कर लीजिए। क्या, अगर 1/2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो इसका क्या आएगा, हमारे 0.5 आएगा। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में इसको हल करेंगे, जब 1/, ये आ जाएगा 2 की बाद में, 2 की पावर 2 है, यानी कि 1/4 आ जाएगा। जब आप इसको दशमलव में चेंज करें तो क्या आ जाएगा, 0.25 हो जाएगा, यानी कि 1/4 आएगा। तो 1/4 को हम क्या लिखते हैं, 0.25। ये तो हमारे 0 हो गया, तो इसको हमने छोड़ ही दिया। उसके बाद में था हमारा ये 1/2 की पावर 4, यानी कि 1/5 ये हो जाएगा हमारा 16। तो 1/16 को जब हम डिवाइड करेंगे, तो मैं इसको आपको मतलब कि डिटेल में अगर हल करके नहीं दिखाता हूँ क्योंकि जगह यहाँ पे थोड़ी-सी कम है, तो मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। मतलब इसका जो हम लोग डिवाइड करके करेंगे, तो क्या आएगा, 0.0625, तो 5। इस प्रकार से जब इन सभी को जोड़ेंगे, तो हमारा जो भी आंसर दिया हुआ है, कौन-सा वाला, क्या नाम है इसका, 0.8125, यानी कि इन सभी को जब जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 0 पॉइंट, क्या था, 815, 8125।
तो आपको शायद समझ में आ गया होगा कि आपको अगर पॉइंट वाला दिया हो उसको दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और कंप्लीट हम लोग लगभग आज क्या है 30 जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, इसमें बोला है सठस आधारी, यानी कि जो हमारे 16 नंबर होते हैं जिसमें, उसके बारे में पूछा गया। सठस आधारी संख्या पद्धति को दशमलव में चेंज करना है। तो इस प्रकार से आपको कैसे चेंज करेंगे इसको, तो चलिए इसको भी बता देता हूँ मैं। इसमें क्या होता है हमारे, इसमें नंबर कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं। इसमें हमारे पहले तो आप लोग जानते होंगे जो हमारा बाइनरी होता है उसमें क्या होता है 0 एंड 1 होता है। उसके बाद में जो हमारा डेसिमल होता है उसमें क्या होता है 0 से लेकर के 9 तक होता है। जो उसके बाद में जो ऑक्टल होता है उसमें क्या होता है 0 से लेकर के 8 तक होता है। उसके बाद में जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है एक तरीके से जो 0 से लगा करके कहाँ तक होगा 16 तक नंबर आते हैं इसमें। तो 0 से लगा करके 16 तक नंबर कौन कौन से आते हैं उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। तो 0 से लगाकर 16 तक कौन से होते हैं हमारे, यानी कि 0 से लगा के 9 तक होता है। उसके बाद में ए, बी, सी, डी और ई, ये सारे सारे होते हैं। आप सोच रहे होंगे आप ए बी सी डी को कैसे नंबर को मतलब कि सॉल्व करेंगे। तो ए के लिए क्या होता है हमारा 10 होता है, बी के लिए क्या होता है 11 होता है, सी के लिए क्या होता है 12 होता है, डी के लिए क्या होता है 13 होता है और ई के लिए 14। इसी प्रकार से हमारा नंबर दिया जाता है। तो आगे देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने इसको आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की, बाकी मतलब कि अभी बहुत कुछ इसमें है तो वो सब कुछ नहीं बताया जा सकता अभी। तो चलिए इसको सॉल्व करने की पूरी मतलब कि करते हैं, कैसे करते हैं सॉल्व। तो पहले इसको हम भी इसको मतलब कि पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह इसको भी लिख लेते हैं। कैसे करते हैं, 1 मिनट पहले लेता हूँ मैं। पहले लिखते हैं 5, फिर ए, फिर 6 और फिर डी। थोड़ा सा दूर लिख देता हूँ ताकि सॉल्व करने में आसानी रहे। तो अब इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया इसमें कितने होते हैं हमारे 16 होते हैं। तो यानी कि उसमें शायद एफ भी होता है, तो यानी कि एफ के लिए 15 होता है। तो ए से लगा करके एफ तक होता है इसमें, ठीक है। एक बार देख लीजिएगा इसको। तो हमने क्या बोला अभी, तो अभी हम इसको ही सॉल्व करते हैं। 1 मिनट सॉरी। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। पता नहीं क्यों अचानक से एकदम से पूरा कट गया था तो उसको मुझे थोड़ा सा संभालना पड़ गया। तो चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या बताया था कि जो हमारा ऑक्टाडेसिमल होता है उसमें कितनी संख्याएँ होती हैं, 16 होती हैं। और कहाँ से होती हैं, 0 से लगा करके 9 तक होती हैं। उसके बाद में ए से लगा करके एफ तक होती हैं। तो इस प्रकार से हमारी कितनी हो जाएंगी, टोटल 9 संख्याएँ हो जाती हैं। और चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कैसे करेंगे। तो ऑक्टाडेसिमल को कैसे दशमलव में चेंज करता है, तो मैंने क्या बताया जितने नंबर दिए हुए हैं इनको ऐसे लिख लेता है। उसके बाद में इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हमने बोला 16, तो इसमें इसका आधार क्या होता है तो 16, तो इसमें हम क्या करेंगे सभी में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें भी हमारी क्या 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्लस लगाते चलेंगे सभी में। और हमारे क्या इसमें जो होगा 6 है, इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और प्लस लगाएंगे। उसके बाद में जो डी है इसमें भी 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या करते हैं आगे, 5 की जब 16 से मल्टीप्लाई करने से पहले इसको पहले चेंज कर लेते हैं। जो हमारा 5 है यहाँ पे क्या होता है 16 की पावर होगी 0, फिर 1, फिर 2, जो हमारा 16 है, ठीक है। उसके बाद में 3, इस प्रकार से हमारा हो गया। अभी आप देख रहे होंगे डी की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया, ए के लिए क्या होता है हमारा 10 होता है, बी के लिए क्या होता है 11 और सी के लिए 12 और डी के लिए क्या होगा हमारा 13 होगा। तो इस प्रकार से यानी कि जहाँ पे डी दिया है वहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं 13 लिख देते हैं। यानी कि 5, यानी कि 5 इंटू और 16 की पावर जब हम 3 करेंगे तो आप लोग जानते हो कि 16 का पावर कितना होता है 256 होता है। पर उसके बाद में 16 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 की जब फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमारा आंसर क्या आएगा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ क्या आएगा उसका 4096, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते पूरा बार बार क्योंकि टाइम फिर बहुत एक्स्ट्रा लगेगा। तो 4096 आएगा। उसके बाद में हमारा क्या आएगा, ए हमने क्या बताया, ए की वैल्यू क्या बताई अभी हमने 10, तो प्लस लगाते हैं, फिर ए की वैल्यू 10 यानी कि फिर 16 की वैल्यू क्या मैंने बताई आपको, 16 की 16 से करते हैं तो 256 प्लस उसके बाद में क्या आता हमारा 16 की पावर 1, उसके बाद में 6 से यानी कि 16 छंगा 96 यानी कि 96 प्लस यहाँ पे 0 है, इसका मतलब किसी की पावर 0 होती है तो क्या होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। और डी के लिए हमने क्या बताया 13, तो प्लस 13। जब हम इन सभी को जोड़ते हैं तो हमारा क्या आता है, जब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 20 48 0 प्लस जब इसकी करेंगे तो क्या आएगा हमारा 256 0, उसके बाद में 96 प्लस 3। तो जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा फाइनली क्या आएगा 23 149। तो अभी मैं आपको पूरा जोड़ के नहीं दिखाता हूँ, सीधे आपको बता दिया, तो आप समझ गए होंगे कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा।
चलिए अगले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अगला हमारा है अष्ट अष्ट क्या लिखा, अष्टधारी संख्या है, जैसे कि लिखा हुआ हमारा 473 को द्विआधारी में चेंज करना है। अभी अष्टधारी का मतलब क्या है, ऑक्टल की बात कर रहे हैं, यानी कि जिसमें 8 होते हैं, और द्विआधारी का मतलब जिसमें 2 होते हैं। तो यानी कि आपको जिसका बेस 8 है उसको 2 वाले बेस में चेंज करना है। अभी बस हमारा जो लास्ट है, मतलब कि जो नंबर न्यूमेरिकल वाला जो है लास्ट है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हम लोगों के होते हैं उसको मतलब कि एक तरीके से जो फैक्चुअल होते हैं उसको आराम से करेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्टल है, और ये हमारा क्या है, डेसिमल है। तो हमें किस में चेंज करना है, क्या द्विआधारी में चेंज करना है। तो द्विआधारी में चेंज करने का इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप लोग क्या कीजिए, जो 4 है इसको भी मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। ये 4 है, ये 7 है, इसको 3 है। आप इसको पहले लिख दीजिए, और इसको आप लोग कैसे चेंज कर दीजिएगा, जो हमारा जो कहते हैं कि द्विआधारी यानी कि जो हमारा डेसिमल होता है, इन सभी को उसमें चेंज कर दीजिए। तो इसको डेसिमल में 4 को चेंज करने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे कि 4 है, उसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। उसी प्रकार से आगे आप करेंगे 2 1 जा 2, तो यानी कि पूरा कट गया, फिर से 0 आएगा। उसकी 1 तो 1, यानी कि इस प्रकार से आप जब इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका हमारा क्या आएगा, 4 का आएगा 1 1, 1 मिनट, 1 0 0। इसका बेस क्या आएगा, 2 आएगा। और इसके बाद में इसी प्रकार से हम जब 7 को करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 1 1। इसका बेस क्या आएगा, 2 आएगा। इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसका क्या आएगा हमारा, आप इस तरीके से देख लीजिए, 1, जैसे कि हमारा डेसिमल होता है इसमें 2 2 2 होता है, 1 1 1 कर लीजिए। यहाँ पे पावर एक बार 0 करेंगे। शायद आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं आपको इस तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ। तो फिर इसको आप क्या कर लीजिए, जो हमारा होता है 3, आप जब 3 को चेंज करेंगे इसी तरीके से आपको सबसे सिंपल तरीका रहेगा। 3 को भी आप डेसिमल में इस तरीके से डिवाइड करके देख लीजिए कि 2 से क्या कीजिए, 2 यानी 2 एकम 2, तो हमारा कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 जब एकम करेंगे तो यानी कि हमारा क्या बचेगा, 0 करेंगे जब, तो हमारा भी यहाँ पे भी 1 आएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या आएगा, 1 1 और 0। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा हमारा, 0 1 1। तो जब आप इसको जब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको आराम से इसमें मिल जाएगा कि यहाँ पे 0 0 1, यानी कि जो हमारा क्या आएगा, 4 आ जाएगा, 1 1 1 यानी कि 7 आ जाएगा, 1 1 0 यानी कि 3 हो जाएगा। तो आपको अगर ये समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि आप इसको बस एक बार लिख दीजिए, 1 इन वाले नंबरों को, इसको। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कराते हैं, क्योंकि मतलब कि एस्पिरेंट जो होता है इसमें मतलब कि सीरियस नहीं होता है, और जो होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही कम देखते हैं, और इसीलिए लोग सॉल्व ही नहीं कराते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आया हमारा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस वाले नंबर को लिख दिया, इस वाले नंबर को लिख दिया, इस वाले नंबर को लिख दिया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे हमारा। तो इस प्रकार से हमारा जो ए है वही आंसर होगा। आप लोगों को अगर शायद मुझे लग रहा है कि आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि ये कैसे आया, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कैसे आया है। जब हम 4 को एक तरीके से जब डेसिमल में चेंज करते हैं, जिसी प्रकार से उसी प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया है। 4 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा, 2 से हम करेंगे तो 2 दूनी 4 करेंगे तो हमारा पूरा कट गया ना, तो यानी कि यहाँ पे हमारा 0 आएगा। जब 2 एक हम 2 करेंगे तब हमारा क्या आएगा, यानी कि फिर से पूरा कट गया, तो यानी कि फिर से 0 आएगा। उसके बाद हम 2 की 0 से करेंगे तो हमारे क्या 1 बचा, तो 1 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। हम इसको फिर क्या हमने उल्टे तरीके से किया, तो 1 0 0, फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो इसी प्रकार से हमने क्या किया, 7 को भी किया है, इसी प्रकार से हमने 3 को भी किया है। तो आशा करते हैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, फैक्चुअल होंगे, और काफ़ी मतलब कि आपको समझने वाले होंगे, याद करने वाले होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे को क्वेश्चन को। जो एस्पिरेंट इन 3 से 4 क्वेश्चनों तक रुक गया, वो समझो अब आगे भी रुका होगा, यानी कि वो यानी कि एक तरीके से सीरियस एस्पिरेंट है, और वो इन सभी को सीखना चाह रहा था। तो चलिए आगे का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुवादक नहीं है। अब देख रहे हैं इन क्वेश्चनों को तो हर कोई करा लेता है। जो हम लोगों ने अभी ये 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और अगर आपने इनको कर लिया तो मतलब आप अन्य एस्पिरेंट से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आगे लीड में चलेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब होगा आपको क्या, लगभग 7 से 8 नंबर आगे होना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इनको सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अनुवादक नहीं है। तो बहुत सिंपल है, क्या है, असेंबलर हमारा भाषा अनुवादक है, इंटरप्रेटर भी हमारा भाषा अनुवादक है, कंप्लायर जो है हमारा भाषा अनुवादक है। कौन नहीं हमारा, जो लिंकर है वो हमारा भाषा अनुवादक नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मेमोरी क्षेत्र या डिस्क में बफर के संदर्भ में स्पूल
किसे निर्दिष्ट करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि स्पूल हमारा क्या होता है। तो स्पूल हमारा क्या होगा? स्पूल को हम कहते हैं, क्या लिखा है? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशनल ऑन लाइन। तो आपको ये याद रखना है कि स्पूल की फुल फॉर्म क्या होगी? क्या लिखा? साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, HTML सोर्स कोड में कमेंट डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा टैग प्रयुक्त होगा? तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा टैग जो है आपको HTML में लिखने के लिए प्रयुक्त होगा। और जो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे क्या हैं? यूपीएससी के PYQ हैं, जो कि EPFO के एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपके सामने रख दिया। तो जो एस्पिरेंट अभी तक रुके होंगे, अब उनको मजा आएगा कि कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहा है। तो वैसे तो आपको अगर ये इसका सोर्स कोड पता है, जो कहते हैं कि HTML का, तो आप इसको आराम से कर पाते हैं। बस देख के ही आप तुरंत 2.5 नंबर एक्स्ट्रा ले जाते हैं। तो HTML का कोड क्या होता है? टैग होता है इसका। पहले तो एक तरीके से इसे जो भी बोलते हैं, मतलब कि लेस देन या फिर जो भी, मतलब कि ब्रैकेट के रूप में जे आएगा दोनों तरफ। उसके बाद में जो हमारा एक होता है जे, मतलब कि साइन, और उसके बाद में जो भी लिखना होता है उसको आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो ये हमारा होगा HTML का टैग प्रयुक्त करता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसी वेब, क्या लिखा है? किसी वेब पेज में ईमेल हाइपर लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए जो ईमेल हाइपर लिंक होता है, इसको बनाने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? क्या आप मेल मेल का यूज़ करेंगे, या टू मेल का यूज़ करेंगे, या टू मेल का यूज़ करेंगे, या फिर मेल टू का यूज़ करेंगे? तो ईमेल में जो है हाइपर लिंक बनाने के लिए क्या करेंगे? मेल टू का यूज़ करेंगे, और उसके बाद में सेमी कॉलन जो भी है, या फिर कॉलन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? अब देख रहे हैं कितना सिंपल सा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, और आपको अगर पता है तो आप, मतलब कि एक तरीके से नॉर्मली आप कर लेंगे। क्या लिखा है हमारा? हार्डवेयर कौन सा है? पावर पॉइंट है क्या? तो आप लोग जानते हैं कि पावर पॉइंट हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रिंट ड्राइवर है क्या हमारा? तो ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मतलब कि एक तरीके से सिस्टम है, जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो हमारा कौन सा हार्डवेयर है? तो कौन सा हमारा कंट्रोल यूनिट जो हमारा है, हार्डवेयर है। तो ये सब हमारे क्या है? सॉफ्टवेयर या फिर दूसरे प्रोग्राम है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आता है हमारा, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। ये तो मतलब कि आप कॉमन सेंस से भी अगर सॉल्व करते हैं तो आराम से आप सॉल्व कर लेते हैं। कक्षा 7-8 की भी अगर आपने कंप्यूटर की बुक पढ़ी होती, फिर भी आप इसको आराम से सॉल्व कर पाते हैं। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या नहीं है? डाटा स्वीकार करना और प्रोसेस करना। सिंपल सी बात है, प्रोसेस तो करता ही है। डाटा का स्टोर करना, डाटा का टेक्स्ट का स्कैन करना। तो स्टोर भी कहीं ना कहीं करता है कंप्यूटर में, आप जानते होंगे। मेमोरी किस लिए दी जाती है? सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, तो क्या स्टोर भी करता ही है। टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट स्वीकार करना। तो इनपुट तो स्वीकार करेगा ही, तभी तो कंप्यूटर काम कर पाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? टेक्स्ट को स्कैन करना। स्कैन करना किसका काम होता है हमारा? तो स्कैन करना हमारा काम होता है किसका? स्कैनर का होता है, ना कि कंप्यूटर का होता है। तो इस प्रकार से हमारा सी आंसर इसका हो जाएगा। अगला आता है हमारा ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ से तो हमारा जो सिविल सर्विसेज है, CSC भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, 1 से 2 बार। तो आपको बताना है कि ब्लूटूथ प्रबंधन जो क्या लिखा है? ब्लूटूथ तकनीक जो प्रबंधन करती है, तो प्रबंध कितनी दूरी तक करती है? 10 किलोमीटर सीमा तक फ़ाइल को भेजने में। तो अगर आपके पास फ़ोन तो हो गई, तो आप लोग जानते होंगे कि ब्लूटूथ क्या 10 किलोमीटर नहीं करता, तो ये हमारा ये तो नॉर्मल कट जाता है। ईमेल भेजने के लिए क्या अभी आपने ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया है क्या? तो बिल्कुल गलत हो जाता है। इंटरनेट की चल चित्र डाउनलोड करने के लिए, तो क्या आपने कभी ब्लूटूथ से, इंटरनेट से कभी डाउनलोड किया है कुछ? तो कुछ भी नहीं किया। तो सीधी सी बात है, दूरी, कम दूरी के जो विभिन्न यंत्र होते हैं या उपकरण होते हैं, उनके बीच बेतार संपर्क के लिए। अगला हमारा क्या? वेब्स, WAP, वेब के किसके लिए प्रयुक्त होता है? यानी कि WAP जो होता है हमारा वेब होता है, किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो क्या वायरलेस एडिशन प्रोटोकॉल के लिए, या वायरलेस ऑटोमेशन प्रोटोकॉल के लिए, वायरलेस एडेप्शन प्रोटोकॉल के लिए, या फिर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के लिए? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? हर बार याद कर लीजिएगा कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अगला आता हमारा, CD रोम को आप लोग जानते होंगे, एक तरीके से मेमोरी हमारी है। तो CD रोम क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी। तो क्या होगी हमारी? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो CD रोम क्या है हमारी? सेकेंडरी मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है, या सेकेंडरी मेमोरी है? तो CD रोम हमारी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है, क्योंकि रीड ओनली मेमोरी है। कॉम्पैक्ट डिस्क
रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सा आइडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है आइडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है, बाकी सारे के सारे आइडियो फाइल फॉर्मेट हैं। तो कौन सा हमारा नहीं है, जो हमारा SWF जो होता है हमारा वो आइडियो फाइल फॉर्मेट नहीं होता है, बाकी सारे के सारे जो भी हमारे हैं क्या उन कौन से, यानी कि हमारा C नहीं होगा, बाकी सारे हैं। कौन सा है हमारा MIDI WAV और MPEJ जी। तो ये सारे क्या हमारे आइडियो फाइल फॉर्मेट है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगला क्या था, निष्पादन किए जाने वाले परवर्ती अनुदेशों पर दृष्टि रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर का उपयोग होता है, यानी कि जो भी निष्पादन किए जाने वाले परिवर्तित निर्देशों पर दृष्टि रखने के लिए कौन से रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर या प्रोग्राम काउंटर। तो किसका इस्तेमाल होता है, प्रोग्राम काउंटर का। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि क्या होगा, हमारा प्रोग्राम काउंटर होगा। अगला आता हमारा क्या, आप लोग इसमें देख रहे होंगे कि आप लोगों ने क्या पहले न्यूमर जो हमारे नंबर सिस्टम होता है, यानी कि एक तरीके से न्यूमेरिकल होते हैं ऑपरेशन, उससे हर साल एक या दो क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद में दूसरा हमारा ऑप्शन कौन सा रहा, जो मेमोरी है, मेमोरी से भी लगभग एक या दो क्वेश्चन आपको हर साल मिल ही रहे हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आउटपुट डिवाइस किस डिवाइस का परिचालक है, तो आउटपुट डिवाइसों का किस डिवाइस परिचालक है। क्या बोला गया, आउटपुट डिवाइसों का किसी डिवाइस का परिचालक प्रयोक्ताओं द्वारा उपलब्ध किए गए इनपुट की कंप्यूटर उपयोगी रूप में व्याख्या करने के लिए, कंप्यूटर आउटपुट की प्रयोक्ता के लिए बोधगम्य रूप में व्याख्या करने के लिए, प्रयोक्ता के इनपुट को, यानी कि प्रयोक्ता का मतलब जो उपयोग करता है के इनपुट को आउटपुट डिवाइस में परिवर्तित करने के लिए, आउटपुट डिवाइस के साथ प्रयोक्ता का संचार को सुगम बनाने के लिए। तो जो कि हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इसका डिवाइस परिचालक जो करता है कंप्यूटर आउटपुट की जो प्रयोक्ताओं होती हैं, यानी कि जो भी संदेश होते हैं को बोधगम्य यानी कि जो समझने के लिए रूप में व्याख्या करने के लिए। तो क्या होगा हमारा, कंप्यूटर आउटपुट की प्रयोक्ताओं के लिए बोधगम्य रूप में व्याख्या करने के लिए। तो देख रहे हैं आप लोग हिंदी कितनी बेहतरीन यूपीएससी ने जो है ट्रांसलेट की है इंग्लिश की, जो कि पढ़ने में थोड़ा सा मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हिंदी ऐसी यूज़ की है। एक तो कंप्यूटर मतलब कि सब्जेक्ट एक तो कंप्यूटर है, ऊपर से इसकी हिंदी ट्रांसलेट की है, थोड़ा और भी मतलब कि डिफिकल्ट हो जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रजिस्टर में अभिगमन की जाने वाली मेमोरी में अगले स्थान का पता होता है, यानी कि अभिगमन की जाने वाली जो मेमोरी में होता है अगले स्थान का पता लगता है। तो किस में लगता है हमारा, जो MAR है उसमें क्या पता लगता है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा आता है, हार्ड डिस्क ड्राइव की त्रुटि स्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कमांड है, यानी कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव होती है उसमें अगर कोई त्रुटि आ जाए तो उसकी जांच के लिए कौन सा एक कमांड का प्रयोग करेंगे, यानी कि हार्ड डिस्क है उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो किस कमांड का यूज़ करेंगे हम लोग, चेक डिस्क का यूज़ करेंगे, यानी कि CHKDSK चेक KDSK, एक बार याद कर लीजिएगा फिर से, CHKDSK, क्योंकि स्पेलिंग बहुत सेम सेम है सभी की, तो थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। अगला बोला है, मेश टोपोलॉजी में यदि हमारे पास 6 कंप्यूटर हैं तो कितने लिंक की आवश्यकता होगी या फिर आवश्यक होंगे। अब देख होंगे जो भी हमारा मेश टोपोलॉजी है आप लोग जानते होंगे, एक होता है रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, एक हमारा मतलब कि लाइन में होता है तो उसे अलाइन टोपोलॉजी एक तरीके से जो भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यूपीएससी हर साल एक या दो क्वेश्चन पूछ लेती है। तो अभी आपको इसमें पूछा गया कि अगर जाल संस्थाकी यानी कि मेश टोपोलॉजी जो है में हमारे पास अगर 6 कंप्यूटर हैं तो हमें कितने लिंक की आवश्यकता होगी। तो इसको भी आप लोग चाहें तो रटेंगे, तो इसको आपको निकालने का तरीका बता देता हूँ कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आप छोटा सा फार्मूला याद कर लीजिए, जो कि होता है हमारा एन ब्रैकेट में n-1/2, बस इतना फार्मूला याद कर लीजिएगा। यहाँ पे अभी 6 दिया है, हो सकता है कल की 8 दे दे, हो सकता है आगे 10 दे दे। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप आराम से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे दिया हमारे 6, तो आप आंसर लिख दीजिए 6 ब्रैकेट में 6-1/2, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 6 पंजे, एक मिनट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 3 और 3 पंजे 15, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा 5 बचेगा, 3 गुणे
5, तो 5 दिया 15, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 15 होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको मैंने क्या किया, यानी कि जगह पे 6 रख दिया और आंसर आ गया हमारा। अगले क्या है, निम्नलिखित प्रकारों के परिचालन तंत्रों में से कौन सा एक किसी घटना के प्रति पूर्व निर्धारित समय के अंदर अनुक्रिया देने के लिए अभिकल्पित है। यानी कि कोई घटना है उसके पूर्व निर्धारित समय के अंदर जो है अनुक्रिया देने के लिए क्या होगा। तो यानी कि आप लोग जानते हो कि पूर्व निर्धारित समय के अनुसार अगर आपको प्रतिक्रिया देनी तो रियल टाइम में ही आपको काम करना पड़ेगा। यानी कि रियल टाइम जो भी होता है वो होता है ऑपरेशन। उसके बाद देखो ना हमारा फिर से HTML आ गया। अभी इससे पहले भी हम लोगों ने HTML का जो हमारा सोर्स कोड था उसके बारे में बात की थी। अभी बोला है HTML में आंतरिक श्रृंखला इंटरनल लिंकिंग के लिए निम्नलिखित में से किस गुण अपेक्षित है। तो किसका हमारा है नाम, तो इसको आप याद कर लीजिएगा NAM। जो पूरी इसकी फुल फॉर्म भी होती है तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक शीर्ष पद भाषा यानी कि टॉप डाउन लैंग्वेज नहीं है। तो आपको बताना चाहिए टॉप डाउन लैंग्वेज नहीं है। तो इसमें पूछा गया कौन सी हमारी टॉप डाउन लैंग्वेज नहीं है। तो आप लोग जानते हैं सी लैंग्वेज होती है हमारी, फोर्टन भी एक लैंग्वेज होती है, पास्कल भी एक लैंग्वेज है। तो कौन सी नहीं हमारी जो जावा होती है वो लैंग्वेज नहीं होती है। अगला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर संचालन चर यानी कि स्ट्रक्चर वेरिएबल्स और उसके अवयव एलिगमेंट को जोड़ता है। यानी कि कौन सा जो हमारा प्रचालक है यानी कि ऑपरेटर है संरचना चर और अवयव यानी कि स्ट्रक्चरल वेरिएबल और इंटेंगलमेंट को जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है हमारा जो डॉट ऑपरेटर होता है, जो डॉट ऑपरेटर होता है वो हमारे क्या करता है स्ट्रक्चर वेरिएबल और एलिगमेंट को जोड़ता है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आगे अगर कभी होता है रिपीट तो आपको दिमाग में पड़ा रहे वो। निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग अनेक अभिलक्ष्य प्रतिरूपों यानी कि ऑब्जेक्ट मॉड्यूल और लाइब्रेरीज को एकल निष्पादन क्रमदेश यानी कि प्रोग्राम में संयुक्त करने में होता है। तो हम लोग देख रहे होंगे मतलब कि यूपीएससी की जो हमारा ट्रांसलेशन होता है वो काफ़ी मतलब कि प्रॉब्लम हो जाती है जो हमारा कंप्यूटर होता है या जो हमारा अकाउंटिंग होता है उसमें। और तो इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या बोला, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग जो होगा अनेक अभिलक्ष्य प्रतिरूपों यानी कि अनेक ऑब्जेक्ट मॉड्यूल और क्रमदेश संग्रहों यानी कि लाइब्रेरीज को एकल निष्पाद क्रमदेश यानी कि प्रोग्राम में संयुक्त करने में होगा। तो किसका होगा हमारा जो श्रृंखलन होगा हमारा तो उसका हमारा यूज होगा। अगला आता हमारा क्वेश्चन, किसी वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सी एक कोष्ठक निर्देशन शैली यानी कि सेल प्रेफरेंसिंग स्टाइल नहीं है। तो कौन सी सेल प्रेफरेंसिंग स्टाइल नहीं है हमारी, आपेक्षिक निर्देशन हमारी है, निरपेक्ष निर्देशन भी हमारी है, मिश्रित भी है। तो कौन सी नहीं हमारी शाह अनुक्रिया निर्देशन हमारी नहीं है। अगला आता हमारा क्या LAXT लेटेक्स डॉक्यूमेंट में क्या शामिल नहीं है। तो इसमें हमारा क्या शामिल नहीं है, तो हमारा डॉक्यूमेंट क्लास आर्टिकल शामिल है, वैगन डॉक्यूमेंट भी शामिल है, एंड डॉक्यूमेंट भी शामिल है। तो कौन सा नहीं हमारा डॉक्यूमेंट स्टाइल आर्टिकल हमारा नहीं है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि केवल अगर पढ़ेंगे याद करेंगे फिर भी हम मिस्टेक कर देंगे। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी आर्टिकल है, यहाँ पे भी आर्टिकल है, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट है, इधर भी डॉक्यूमेंट है। तो आपको लिखना है डॉक्यूमेंट स्टाइल आर्टिकल जो हमारा नहीं है। सीधी सी बात, आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा। एंड डॉक्यूमेंट है, बिगिन डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्लास है, पर स्टाइल नहीं है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। तो सुरक्षा प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है हमारा TLS है, IPsec है और SSLV है, MIME नहीं है हमारा। तो कौन सा नहीं है हमारा MIME नहीं है। कौन सा OSI परत किसी जाल क्रम में कंप्यूटरों के बीच संचार के प्रोग्राम के लिए उत्तरदायी है। तो जो हमारा OSI जो होता परत होती है उसके जाल क्रम में कंप्यूटर के बीच संचार के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है हमारा परिवहन परत जो होती है वो उत्तरदायी होती है। या सीधे सीधे आप समझ रहे होंगे ट्रांसमिशन जो लेयर होती है। अगला तुम्हारा लास्ट है आज का इसमें पूछा है क्रम विनिमय नियम कौन सा नहीं है। तो ये भी हमारा कहीं ना कहीं वो नंबर सिस्टम वाले सीरीज से रिलेटेड हो जाता है, तो मैंने इसको यहीं पे जोड़ दिया। वैसे आप इसको क्या मैथ या फिर रीजनिंग में भी काउंट कर सकते थे, पर मैंने इसको इसमें ही काउंट कर लिया।
तो मुझे सही लगा क्वेश्चन, तो मैंने इसमें लिख लिया, तो इससे कोई नुकसान नहीं है आपका। इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस ए, जे भी हमारे क्या होता है, मतलब कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन है, जे भी हमारा क्रम विनिमय का है। क्रम विनिमय का मतलब होता है अगर हम परिवर्तित कर दें जो हमारा ऑपरेशन है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ए प्लस बी प्लस से जे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस में हो या कैपिटल में तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। परंतु अगर जो हमारा जो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा और आगे पीछे हो जाएगा, तो फ़र्क पड़ता है। तो इसका मतलब हमारा जो सी वाला आंसर है वो नहीं है। तो आशा करते हैं मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, आपको बेस्ट मतलब कि क्वेश्चन और बेस्ट तरीके से समझाया जाए। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को जो क्लास है कैसी लगी, और आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।